हेलो बडी, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 2 का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, क्या नाम है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी की अंग्रेजी डेफिनेशन के साथ में। हेरिडिटी की मतलब क्या? हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to next generation through जीन्स। अब ये जीन्स क्या होते हैं? ये जीन्स डीएनए का पार्ट होते हैं। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर सेगमेंट या फिर पार्ट ऑफ डीएनए which make protein। अब ये सपोज ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, तो इसका सभी पार्ट प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता, बस कुछ पार्ट, सपोज इतना पार्ट प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। सिर्फ इतना पार्ट प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो बस इतने पार्ट को हम बोलेंगे जीन। इतने पार्ट को हम बोलेंगे जीन। क्यों? क्योंकि इतना ही पार्ट डीएनए का बना रहा है एमआरएनए, और वो आगे जाके बनाएगा प्रोटीन। तो इसीलिए हम बोलते हैं जीन। डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो हिस्सा जो डायरेक्टली एमआरएनए बनाता है और इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, उसे हम कहते हैं जीन। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स जो कि हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, कितना कंगन जचे ओ, देख कलाई आई नींद में भी, लबों पे नाम तेरा, मुलाकात की है घड़ी अब आई। तो डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है डीएनए। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है कैसा? ऐसा, डबल स्टैंडर्ड। तो अब इन दो स्टैंड को हम अलग अलग करके देख लेंगे कि ये दो स्टैंड एक्चुअल में होते कैसे हैं। गाइज, ये दो स्टैंड होते कैसे, ये देख लेंगे हम। तो ये है हमारा पेंटोस शुगर। एक शुगर रहती है पेंटागन शेप की, जिसको हम बोलते हैं पेंटोस शुगर। तो पहले तो ये जान लो कि डीएनए एक बड़ा यूनिट है। डीएनए एक पॉलीमर है। क्या? डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए एक पॉलीमर है, और पॉलीमर छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसे हम कहते हैं मोनोमर। और डीएनए का पॉलीमर मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मोनोमर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके गाइज, ओके।
ओके, तो मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, कितना कंगन जचे। ओके, तो डीएनए होता है पॉलीमर। क्या होता है? डीएनए पॉलीमर मतलब बड़ा यूनिट, और वो बना होता है छोटे 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 यूनिट से, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे। और ये भी दोनों भी स्ट्रैंड पॉलीमर होते हैं, और वो बने होते हैं छोटे 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 प्यारे प्यारे मोनोमर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये भी आपस में, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का। तो अब न्यूक्लियोटाइड देखेंगे पहले। तो ये ऐसे होता है न्यूक्लियोटाइड में पेंटागन शुगर, पेंटोस शुगर जिसे बोलते हैं, पेंटागन शेप का। फिर यहाँ पे होता है फॉस्फेट, PO4 3- को हम फॉस्फेट बोलते हैं। और यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस। कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं डीएनए में, उससे हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स या फिर कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स या फिर कंपाउंड्स इन डीएनए आर कॉल्ड नाइट्रोजन बेस। और ये तो हो गया अपना पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर पेंटागन का शेप का एक शुगर होता है। और ये आ गया अपना फॉस्फेट। तो इन तीन चीजों से डीएनए का मोनोमर बनता है, जो कि सबसे छोटा डीएनए का यूनिट होता है। ओके, तो अब ये मोनोमर जुड़ जुड़ के एक स्ट्रैंड बनाएगा, और ऐसे ही दूसरी स्ट्रैंड बनाएगा। और ये नाइट्रोजन बेस की हेल्प से वो दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, वो हम देखेंगे। अब ये एग्जाम में आने वाला नहीं है डीएनए का स्ट्रक्चर, पर ये अगर आपको समझेगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे समझेगा। कैसे? ऐसे ऐसे समझेगा। तो फिर से निकलते हैं दो स्ट्रैंड। और फिर से निकलते हैं पेंटोस शुगर, ऐसी पेंटोस शुगर। और यहाँ पे ऐसे उल्टा होता है, इन्वर्टेड पेंटोस होती है, मतलब दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे उल्टा होता है। ओके, तो पेंटोस शुगर एक स्टैंड पे ऐसे होगी, एक स्टैंड पे ऐसे होगी। फिर ये होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस। और ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस, यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस, यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस, यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। तो ये नाइट्रोजन बेस आपस में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना के दोनों स्टैंड को जोड़ के रखते हैं। और यहाँ होता है अपना फॉस्फेट, PO4 3-, PO4 3-, PO4 3-, PO4 3- guys, PO4 3-, PO4 3-, PO4 3-, PO4 3-। तो ये हो गया सच्चा स्ट्रक्चर, जो कि मतलब एकदम डिटेल स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये समझेगा तो मजा आ जाएगा।
तो अब बुक में जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। बुक में सीधा ऐसे एक स्टैंड बनाइए, ऐसे दूसरी स्टैंड बनाइए, और ये दोनों स्टैंड पे डायरेक्ट ऐसे नाइट्रोजन बेस दिखाए गए हैं। ऐसे 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 इजहार हुआ, हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है, घड़ी अब आई 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 आई, गुल्ली मन। तो ऐसे दिखाया गया, ये एक स्टैंड और ये नाइट्रोजन बेस, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। ओके गाइस, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए में और आरएनए में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा, बस एक नाइट्रोजन बेस का। तो इस स्टैंड पे अगर एक स्टैंड पे अगर नाइट्रोजन बेस होगा एडेनिन, तो यहां होगा थाइमिन, एटी याद रखो, एटी। या फिर यहां थाइमिन होगा तो यहां एडेनिन होगा, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन। डीएनए में होगा एडेनिन और सॉरी एक मिनट, एडेनिन होगा तो उसका बेस पेयर में थाइमिन होगा। ये जो पेयर्स बनाते हैं उससे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर्स। तो नाइट्रोजन बेस है दोनों स्टैंड पे, उन्होंने जो पेयर बनाया है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है थाइमिन, थाइमिन का है एडेनिन, और ये आपस में बनाते हैं डबल बॉन्ड। ग्वानिन का है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। मतलब एक स्टैंड पे साइटोसिन होगा तो दूसरे स्टैंड पे ऑफ कोर्स ग्वानिन ही आना चाहिए। एक स्टैंड पे ग्वानिन है तो दूसरे स्टैंड पे साइटोसिन ही आना चाहिए। ओके गाइज, साइटोसिन होगा तो ग्वानिन होगा। तो ये बात हो गई डीएनए में। अब आरएनए में क्या होता है, आरएनए में पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं, इजहार हुआ हमें भी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट। तो आरएनए में बस क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। इन आरएनए ये थाइमिन नहीं होता, थाइमिन को कर दो गायब, थाइमिन को कर दो गायब। तो क्या होता है, आरएनए में होता है यूरासिल नामक नाइट्रोजन बेस, आरएनए में होता है यूरासिल। इन आरएनए जो डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ओके, तो यही बात है। अब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब बात आती है कि ये डीएनए प्रेजेंट कहाँ है भाई। तो डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में, ये हो गई सेल, डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में। सेल में कहाँ पे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में सेल डिवीजन का टाइम होगा तो ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे न्यूक्लियस में पेयर में। ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर
पेयर ऑफ मतलब 23 जोड़ी, 23 क्रोमोसोम्स की जोड़ी होगी, मतलब 46 होंगे। तो ये क्रोमोसोम बना होता है क्रोमेटिन से, ऐसे 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 धागों से, और ये धागे होते हैं डीएनए के। ये डीएनए के धागे ये डीएनए के धागे एक हिस्टोन प्रोटीन नामक प्रोटीन आती है, उसके ऊपर लपेटा हुआ होता है ये क्रोमेटिन। ओके, नॉर्मल स्टेज में क्या बस क्रोमेटिन पड़ा रहेगा। नॉर्मल स्टेज में ये काला काला है ना गुच्छा, ये काला काला गुच्छा वैसे पड़ा रहेगा। नॉर्मल स्टेज में दिखाता हूं मैं, एक मिनट। तो नॉर्मल स्टेज में ऐसे काला 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 गुच्छा प्रेजेंट रहेगा। नॉर्मल स्टेज और ये हो गई सेल डिवीजन की जिंदगी, ये हो गई आम जिंदगी, ये हो गई सेल डिवीजन के टाइम में। सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमेटिन अरेंज इन शेप ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमेटिन अरेंज इन शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम बोलो, ये ऐसे बने होते धागों से, और ये धागे होते डीएनए के, और ये लपेटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन पे। हिस्टोन प्रोटीन पे। ओके, तो कैसे होते हैं हम देख लेते। तो ये होता है ऐसे, आगे चलकर ये ऐसे दिखाता हूं मैं दो। तो क्या होता है, इसके अराउंड डीएनए ऐसे ऐसे व्रैप करके आगे चला जाता है, और भी आगे चला जाता है। और इतना बड़ा डीएनए की लेंथ होती है अराउंड 2.2 मीटर्स, और न्यूक्लियस की साइज होती है, रेडियस और डायमीटर होता है माइक्रोमीटर्स में। इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस में बैठाने के लिए उसको ऐसे हिस्टोन प्रोटीन पे रैप किया जाता है, और फाइनली डीएनए उसमें आ जाता है, और ये डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। ये तो सोलर सिस्टम ही दिख रहा है भाई मुझे, ये सोलर सिस्टम नहीं है, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड। और ऐसे दो स्टैंड सेपरेट किए, गुल्ली मटर, ऐसे दो स्टैंड सेपरेट किए तो ऐसे बेसेस आए दिखेंगे। आर्जिनिन का बेस थाइमिन, और ग्वानिन का बेस साइटोसिन, और ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे करके डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। और जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो तो हमने देख लिया। तो अब हमारा चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम एक्चुअल चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बुक में दिए गए साइंटिस्ट, उनका डेट्स और कुछ रिसर्च से। तो गाइज साइंटिस्ट देख लेते हैं, उनका रिसर्च और डेट्स देख लेते हैं। तो पहले साइंटिस्ट है गाइज ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल नाम तो सुना होगा ब्रो। पी प्लांट आपने कुछ पढ़ा होगा, पी प्लांट, टॉल पी प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट, उनका क्रॉस किया। पहले जनरेशन में सभी के सभी टॉल आए, दूसरे जनरेशन में एक ड्वार्फ आया, 3:1 रेशो आया, 3 टॉल आए, एक ड्वार्फ आया। तो वही मेंडल है। तो मेंडल को बोला गया बुक में पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ बायो विच डील्स विथ हेरिडिटी तो हमने पढ़ लिया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
और ब्रांच ऑफ बायो विच डील्स विथ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ओके, तो ये था पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मतलब अराउंड 1886 में इनको समझ आया, ही अंडरस्टैंड कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च, उनके अपने रिसर्च का कंक्लूजन समझ में आ गया। मतलब जो रिजल्ट निकाला उन्होंने रिसर्च का, तो वो उनको समझ में आया कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये टॉल्डॉर्फ रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स की तरह क्यों आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी क्यों हो रही है, हेरिडिटी हो रही है जीन्स की वजह से। मेंडल ने जीन्स को तो फैक्टर बोला था। तो 1886 में अंडरस्टैंड कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। क्या हेरिडिटी। तो अब हेरिडिटी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक मस्त मजेदार एग्जाम्पल देख लेते हैं हेरिडिटी का। तो ये है चिंटू के पापा, चिंटू के पापा, चिंटू के पापा। ये है चिंटू की मम्मी, थोड़ी मम्मी की हाइट कम है। ओके, चिंटू के पापा यानी कि मेल, ये है फीमेल। ह्यूमन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चिंटू के पापा देंगे स्पर्म। चिंटू के पापा के पास है स्पर्म, ढेर सारा स्पर्म। कितना ढेर सारा, एक इजैक्यूलेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म्स निकलता है उसमें से बस काबिल स्पर्म ओम तक पहुंचता है और एक नई लाइफ बनाता है। तो आपको भी काबिल बनना होगा स्पर्म की तरह, स्पर्म की तरह। तो इस रेस में आपको सबसे आगे दौड़ना पड़ेगा, तभी ओम मिलेगा। रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे अगर चैप्टर होगा तो फीमेल के पास क्या है, चिंटू के मम्मी के पास है ओम, ओम। ओके, तो ये होगी मेल। पापा चिंटू के पापा, चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी। ओके, चिंटू की मम्मी। अब इन्होंने क्या किया, इनके पेरेंट्स इन्होंने पहले तो शादी करी। इंडिया में शादी करना जरूरी है, और कुछ लोग होते नया तरीका ढूंढ लेते, पहले बच्चा कर लेते फिर शादी कर लेते, चलता है सब कुछ। मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न इंडिया है। तो इन्होंने शादी कर ली, तो इनके पेरेंट्स का 2-3 साल हो गए, तो इनके पेरेंट्स का, दोनों तरफ के पेरेंट्स का कि कॉल आया कि बोले कि भाई बहुत दिन हो गए शादी को, अब तुम बच्चा कर लो। तो इन्होंने सोचा बेबी प्लानिंग करते हैं। तो इन्होंने, इनके पहले तो चिंटू के पापा के बाल है कर्ली हेयर से, चिंटू के पापा के, और ब्राउन ब्राउन है, और मम्मी के नॉर्मल स्ट्रेट है, और ऐसे आ गए। मस्त खूबसूरत है चिंटू की मम्मी, एकदम। पापा भी हैंडसम, चिंटू भी हैंडसम निकलेगा। तो इन्होंने प्लानिंग की कि भाई चलो बच्चा करते हैं। तो इन्होंने एक बच्चा किया, उसका नाम रखा चिंटू। चिंटू, अब ये मैं फुल ग्रोन अप चिंटू दिखाता हूं ताकि कैरेक्टर्स मैच हो जाए। तो चिंटू की हाइट, चिंटू का सर बहुत बड़ा हो गया, जागे हो ना सो। तो चिंटू की हाइट जो होगी, ये इन दोनों के हाइट का एवरेज जो भी निकलेगा तो वो चिंटू की हाइट होगी। सपोज चिंटू के पापा है 5'5" और चिंटू की मम्मी 5'2", तो चिंटू की हाइट क्या आएगी, 5'5" प्लस 5'2" डिवाइडेड बाय 2, जो कि एवरेज होगा। हाइट ऑफ चिंटू होगी एवरेज। ओके,
इन दोनों के एवरेज, मतलब जो भी कैरेक्टर्स होंगे इन दोनों के नियर अबाउट सेम होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स आगे पास ऑन होंगे। चिंटू के बाल अपने पापा पे भी जा सकते हैं, ऐसे करली करली। चिंटू के बाल मम्मी पे भी जा सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं। चिंटू के अलग अलग पॉसिबिलिटीज में निकालता हूँ। चिंटू के बाल ऐसे मम्मी पे भी जा सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं, या फिर थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स मतलब कि ब्राउन हो सकते हैं, ब्राउन या फिर रेड, और स्ट्रेट होंगे, करली ना होके स्ट्रेट होंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या आएगी इन दोनों के सिमिलर में, जो भी इनके कैरेक्टर्स है वैसे ही सेम कैरेक्टर्स चिंटू में भी आएंगे। ओके, वो से सेम कैरेक्टर्स चिंटू में आएंगे। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या देख ली हमने, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स, मतलब पेरेंट्स, वन जनरेशन मतलब यहाँ क्या है पेरेंट्स, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों का क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। और कैरेक्टर्स कौन से, बस बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जाएंगे, कौन से भी कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स आगे पास नहीं होते। सपोज मैंने स्विमिंग सीख ली तो स्विमिंग मेरे बच्चों को भी पास नहीं होगी, उसे खुद सीखनी पड़ेगी, तो वो कैरेक्टर्स आगे नहीं जाएंगे। बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हाइट, हेयर्स हो गए, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए, इंटरनल हो गए, एक्सेट्रा। तो आते हैं हम, कहा गया मेंडल, मेंडल कहा गया ब्रो, हाँ आते हैं मेंडल पे। तो ये था मेंडल के बारे में। मेंडल वॉज पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, पायनियर मतलब खोज करने वाले पहले व्यक्ति, खोज करने वाले पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति। तो पायनियर मतलब क्या, खोज करने वाले पहले व्यक्ति। तो अराउंड 1886 में इनको अपने रिसर्च का अंडरस्टैंडिंग हुई जो कि हेरिडिटी पे बेस्ड था। ओके, आगे क्या देख ले, हेरिडिटी का देख लिया। अब हम देख लेते हैं अगला साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नंबर 2, साइंटिस्ट नंबर 2, और वो मेंडल था साइंटिस्ट नंबर 1, इसको हम 1 बोल देते हैं, 1। और ये था साइंटिस्ट नंबर 2। तो ये था ह्यूगो डिवारिस या फिर हगो डिवारिस, हगो डिवारिस गाइस, जो बोलना है वो बोलो, हगो डिवारिस, हगो डिवारिस याद रहेगा आपको, ह्यूगो जरा ज्यादा ही अंग्रेजी हो जाएगी। तो हगो डिवारिस नामक एक साइंटिस्ट था, बहुत ही शातिर था, मतलब इसने दी म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशन क्या होता है, जो हमने न्यूक्लियोटाइड देखे, जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, ये न्यूक्लियोटाइड देखे, तो इनके सीक्वेंस में, तो ये न्यूक्लियोटाइड, ये मैं वो बताना भूल गया, ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, ऐसे 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 आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है, तो इनके सीक्वेंस में चेंज आ जाना, या फिर नाइट्रोजन बेस का ऊपर नीचे हो जाना, या फिर क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी हो जाना, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ये एडेनिन है तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, या फिर ये बेस पेयर इस थर्ड पोजीशन पे जाएगा, ये बेस पेयर, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे जाएगा, या फिर ये न्यूक्लियोटाइड ही पूरा का पूरा दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। या फिर
क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाना। 23 पेयर है ना, 46 है ना, तो 47 हो जाना, 45 हो जाना, कुछ भी हो जाना, कुछ भी गड़बड़ी हो जाना, सडन चेंजेस हो जाना डीएनए में, उससे हम बोलते हैं म्यूटेशन। उससे हम बोलते हैं म्यूटेशन। सडन चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस या फिर क्रोमोसोम्स में भी हो सकता है। जेनेटिक लेवल पे कहीं भी सडन चेंज हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन देखो, स्किन में म्यूटेशन होता है जिससे कैंसर होता है। स्किन सेल्स में यूवी रेज पड़ते हैं, स्किन सेल्स पे यूवी रेज पड़ेंगे, गामा रेज पड़ेंगे, एक्स रेज पड़ेंगे, तो उससे म्यूटेशन हो जाता है। जैसे यूवी रेज ऑन स्किन सेल, जागे हो, ये है यूवी रेज। तो ये अगर स्किन पे पड़ गए ना ब्रो, तो हो गया तुम्हारा, हो गया ब्रो। यूवी रेज स्किन सेल्स। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा धूप में, दोपहर के धूप में मत घूमो और सनस्क्रीन वगैरह लगाओ, जिसके वजह से यूवी रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगी और आपके डीएनए को कुछ भी खराबी नहीं होगी, सुरक्षित डीएनए रहेगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कुछ साइंटिस्ट बाकी है, 3-4 साइंटिस्ट बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन भी देखेंगे, ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो थैंक यू।